हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगे, मस्त होगे। तो बच्चों, हम लोग कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 3, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को और आज खत्म करते हैं इस चैप्टर को। दो चार छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए हैं, इसको आज डिटेल में समझेंगे और इस चैप्टर को अच्छे तरीके से खत्म करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। देखो बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है आउटसोर्सिंग से। क्या है आउटसोर्सिंग? अच्छा खासा डेफिनेशन लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ाऊंगा वहां से, बट छोटा सा एक कॉन्सेप्ट ले लो, ओके, आसान भाषा में, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो होता क्या है, जैसे मान लो कोई बिजनेस है। एक सेकेंड, आजा भाई, यहीं पे समझा देता हूं। जैसे मान लो कोई बिजनेस है, ओके। जैसे मान लो कोई स्कूल है, ओके। अब स्कूल में मेन काम क्या है? मेन काम क्या है? टीचिंग। मेन काम टीचिंग का है, बट इसके अलावा भी और सारे बहुत सारे काम होते हैं। जैसे मान लो ट्रेवलिंग का, बच्चों लोगों को स्कूल मतलब लेके जाना, उसके बाद घर तक छोड़ना, ओके। उसके बाद काम आता है ट्रेवलिंग का। फिर आता है आपका कैंटीन का। तो स्कूल क्या करती है कि अपना जो मेन काम है वो तो चलो ये खुद करती है टीचिंग का, लेकिन जो जो साइड का काम है वो दूसरे एजेंसीज को दे देती है। मान लो इसी को कहते हैं आउटसोर्सिंग। मान लो ट्रेवलिंग का काम दे दिया किसी ट्रेवल एजेंसी को, ओके। कैंटीन का काम दे दिया किसी दूसरे मान लो कंपनी को कि पूरा कैंटीन संभालती है। मान लो इस कैंटीन वाले ने 100 स्कूल पकड़ा हुआ है, ओके। तो इस स्कूल का काम भी, कैंटीन का काम कौन संभाल रहा है? इसी में से कोई एक कंपनी संभाल रही है, ओके, यही कंपनी संभाल रही है। तो जो मेन काम खुद करती है और जो साइड का जो काम है, ओके, वो किसी दूसरे कंपनी को, थर्ड पार्टी को दे देती है कि आप ये सब आप संभालो, हमारे पास उतना टाइम नहीं है, हम इसी काम में फंसे हुए हैं, इसी काम में हम, ये काम जो टीचिंग का काम है, यही काम करते करते हमें टाइम नहीं मिलता, तो बाकी ट्रेवलिंग का, कैंटीन का, ये सब आप संभालो, ओके। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा आप एग्जाम्पल ले सकते हो, समझ में आया? दूसरा आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे मान लो जियो है, जियो का एग्जाम्पल लेते हैं, ओके। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका मेन काम क्या है? टेलीकम्युनिकेशन का, ओके। लेकिन कस्टमर को कोई प्रॉब्लम भी हो सकता है, कुछ क्वेरी वगैरह होंगी, पूछेगा किससे? तो आजकल बहुत फेमस है आपको बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जो कॉल सेंटर वगैरह होती है। आप नाम सुने होंगे कॉल सेंटर, कि कॉल सेंटर में जॉब करता है, कॉल सेंटर में जॉब लगा है। तो क्या है कॉल सेंटर? वो बीपीओ कहलाता है। बिजनेस, बीपीओ का फुल फॉर्म है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ओके, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो ये क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई कस्टमर का क्वेरी वगैरह सुनना, ओके, जो भी प्रॉब्लम वगैरह है उसको सॉल्व करना, ये काम किसको दे दिया गया है? किसी दूसरे कंपनी को, किसी थर्ड पार्टी को दे दिया गया है कि हाँ आप ये संभालो, जो भी आपका कस्टमर का क्वेरी वगैरह होगा आप संभालो। उसी को बोलते हैं बीपीओ या कॉल सेंटर, ओके। तो मेन काम है टेलीकम्युनिकेशन का, जो जियो खुद कर रही है, और जो भी प्रॉब्लम वगैरह का काम है वो किसी थर्ड पार्टी को दे दिया। एक केपीओ भी होता है, केपीओ भी होता है, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ओके। बीपीओ का बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मल्टीनेशनल कंपनी है बहुत सारे, ओके। तो मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में, मल्टीनेशनल कंपनी का मेन जो काम है वो करती है, और बाकी जो काम है वो इंडिया में दे देती है। इंडिया में आजकल ये बहुत फेमस चला हुआ है आउटसोर्सिंग का, ओके। कि इंडिया में क्या है, इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्किल्ड है और जिनके पास जॉब नहीं है, ओके, एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड, ओके। बहुत सारे मैन पावर है, स्किल्ड मैन पावर है, जिसको जॉब, आप देख ही रहे हो जॉब आजकल मिल नहीं रहा है, तो वो फायदा उठाते हैं, ओके। तो ये बीपीओ केपीओ इस तरीके से बहुत चल रहा है अभी, ओके। कि बाहर का कोई कंपनी है, मान लो कोई अमेरिका यूएसए की कंपनी है, ओके, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो खुद से। ये बस इसका जो मेन काम है ये खुद करती है, ओके। XYZ मान लो कंपनी है, ये मेन काम अपना खुद करेगी, और जो इसका साइड का काम वगैरह होगा, जैसे मान लो कॉल सेंटर का, इसका मान लो टेलीकम्युनिकेशन का ही बिजनेस है, और साइड का काम होगा ये किसको दे देगी? किसी इंडिया में किसी एजेंसी को दे देगी बीपीओ वगैरह के लिए, ओके। तो इसी को बोला जाता है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग आप समझ रहे हो ना? आउट मतलब मेन काम को रख के बाकी आउट कर दिया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आउटसोर्सिंग का एक अच्छा खासा डेफिनेशन है, अब आपको समझ में आ जाएगा।
आउटसोर्सिंग रेफर्स टू हायरिंग बिजनेस सर्विसेज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। ओके, मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाया है। ओके, दो चार एग्जांपल देके आपको पक्का समझ में आ गया होगा कि ये आउटसोर्सिंग आखिर होता क्या है। तो आउटसोर्सिंग रेफर्स टू हायरिंग बिजनेस सर्विसेज हायर कर रहे हैं। ओके, सर्विस दे रहा है ना, आपका कोई क्वेरी सुन रहा है, आपका जियो का सिम है या कोई वोडाफोन का सिम है और आप कॉल करते हो तो आपको क्या लगता है कॉल क्या जियो कंपनी से नहीं, वो बीपीओ, वो कॉल सेंटर से कॉल आता है। ओके, तो hiring business services from external sources, mostly from other country. Okay, mostly from other country which were previously provided internally or from within the country. तो ये दूसरे दूसरे कंट्री के लोग यहाँ यूज कर रहे हैं, यहाँ के जो मल्टीनेशनल कंपनी है बाहर दे दिया गया है, वो चेंज होता है। मान लो कोई बाहर की कंपनी है, उसका आउटसोर्सिंग इंडिया में है, इंडिया की कंपनी आउटसोर्सिंग बाहर में है, मेन काम रख लेता है लोग। ओके, और जो साइड वाइड का काम है वो किसी बाहर की कंपनी को दे दिया जाता है, बाहर की किसी कंपनी किसी एजेंसी को दे दिया जाता है कि आप ये सब संभालो, ये सब संभालने का हम लोग का सरदर्द नहीं लेना है, ये आप लोग संभाल लो। तो वो लोग का काम ही यही है, वो लोग अच्छे से करेंगे। तो इसी को यही कहलाता है आउटसोर्सिंग। छोटा छोटा टॉपिक है, 3-4 जो पढ़ेंगे आज और खत्म करेंगे इसको। तो ये सब कुछ कंपनियां हैं। ओके, जो आपका TCS हो गया, टेलीपरफॉर्मेंस हो गया, IBM हो गया, फर्स्ट सोर्स, ओके, टेक महिंद्रा, तो ये सब कंपनियां हैं, विप्रो, ये लोग का आउटसोर्सिंग अच्छा खासा हो रहा है। ये लोग के पास BPO अपनी कंपनी है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग करती रहती है। चलो फिर देखते हैं, दीज सर्विसेज इंक्लूड लीगल एडवाइस, कंप्यूटर सर्विस, एडवर्टाइजमेंट, सिक्योरिटी। ओके, ये जो है लीगल एडवाइस देना, कंप्यूटर सर्विस वगैरह हो गया, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी हो गई, सिक्योरिटी हो गया, ये सब का आउटसोर्सिंग होता है अच्छा खासा। ओके, in other words, outsourcing refers to contracting out some of its activities to a third party. ओके, कुछ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया थर्ड पार्टी को, जो मैंने अभी बोला वही चीज है, वही चीज लिखा हुआ है। थर्ड पार्टी को कुछ एक्टिविटीज दे दिया गया विच वर अर्लियर परफॉर्म बाय द ऑर्गेनाइजेशन, जो पहले खुद ही करते थे सब, लेकिन देखा कि अरे यार इसमें तो टाइम ही नहीं मिला, जो मेन काम है वो अटक जा रहा है। ओके, और ये जो साइड वाइड का काम है इसी में फंसे रह जा रहा है, भाई इसको आउटसोर्स करो। आउटसोर्सिंग मतलब इसको दूसरे को दे दो, वो संभालेंगे अपना। बस आउटसोर्सिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हाँ, ये जो ग्लोबलाइजेशन जब सारे पूरा जो वर्ल्ड का जो ट्रेड है सब मिल गया एक साथ, सारे दरवाजे खुल गए, तब ये आउटसोर्सिंग आया है कि नहीं। जब हम लोगों ने देखा था कि ग्लोबलाइजेशन कब पॉसिबल हुआ, जब लिबरलाइजेशन आया, और आउटसोर्सिंग कब पॉसिबल है, जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, जब पूरा ग्लोबली मार्केट आपका इधर का मतलब यूएसए का मार्केट इधर आ रहा है, इधर का मार्केट यूएसए जा रहा है, जापान का मार्केट यहाँ आ रहा है, यहाँ का मार्केट जापान जा रहा है, एडिडास, पूमा। ओके, तो तब जाके आउटसोर्सिंग बढ़ा है ना। आउटसोर्सिंग इज इमर्जिंग एज ए मेजर एक्टिविटी इन इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर में आज बहुत मेन चीज बना हुआ है आउटसोर्सिंग। मेजर मतलब सिस्टम एक बना हुआ है कि हाँ ये चीज सब अपनाते ही है, ताकि उनका जो मेन काम है वो भी अच्छा खासा चले और जो साइड का काम है वो भी अच्छा खासा चले, दोनों ही। चलो, इंडिया हैज बिकम फेवरेबल डेस्टिनेशन ऑफ आउटसोर्सिंग फॉर मोस्ट ऑफ द MNCs बिकॉज इंडिया एक बहुत फेवरेबल डेस्टिनेशन, मतलब इंडिया एक ऐसी जगह है जहां आउटसोर्सिंग कमाल की हो रही है अब। क्यों? क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर, यहाँ पे मैन पावर गजब का है। इंडिया हैज वास्ट स्किल्ड मैन पावर विच एनहांस द फेट एंड MNCs फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में, वो जान रहे हैं कि इंडिया में पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, इंडिया में एजुकेटेड लोग भी ज़्यादा है, और मतलब अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड, मतलब एजुकेटेड है लेकिन अनएम्प्लॉयड है, ओके, जॉब है नहीं। तो ये जो छोटे छोटे BPO वगैरह है, KPO वगैरह है, वहाँ लोग आराम से काम करते हैं और कम वेज में काम कर लेते हैं, कम सैलरी में काम कर लेते हैं, ये एक फायदा हो जाता है उनका। ओके, फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज, यहाँ का जो गवर्नमेंट का पॉलिसी है वो उनको सही दिखता है, फेवरेबल है, उनके फेवर में जा रहा है। तो MNCs गेट वेरियस टाइप्स ऑफ लुक्रेटिव ऑफर्स फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट सच एज टैक्स हॉलीडे, उनको टैक्स हॉलीडे मिल जाता है, फायदा मिल रहा है। ओके, कुछ फायदा मिल रहा है, टैक्स कंसेशन मिल जा रहा है, तो इंडिया को ही चुनेंगे ना कि भाई इंडिया मस्त है, आउटसोर्सिंग के लिए इंडिया अभी बेस्ट है। तो बाहर के जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनके लिए तो मतलब मजे मजे है। उसके बाद लो वेज रेट, देखो जो मैंने अभी बोला, लो वेज रेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर। ओके,
इन इंडिया फॉर स्किल वर्क के लिए उनको कम सैलरी में कम वेज में लोग मिल जा रहे हैं। कंसिडरेबल ग्रोथ ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री का ग्रोथ हो रहा है, ओके, विच हैज प्रोवाइड इट्स कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ इन द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल इंडियन बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बीपीओ कंपनीज आर ऑलरेडी गेनिंग प्रोमिनेंस एंड अर्निंग प्रेसियस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो जो मैंने बोला अभी, जो इंडियन बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बीपीओ जो है, कंपनीज आर ऑलरेडी गेनिंग प्रोमिनेंस एंड अर्निंग प्रेसियस फॉरेन एक्सचेंज। तो बीपीओ एक अच्छा खासा सोर्स बन चुका है फॉरेन एक्सचेंज को लाने का, यहाँ से काम करके दे रहे हैं तो वहाँ से पैसा आता है, ओके। तो बीपीओ अभी बहुत चल रहा है, अभी नहीं बहुत दिनों से चल रहा है, ठीक है। जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ तब से बीपीओ बढ़ गया, बीपीओ का जो बिजनेस है वो बढ़ गया है। बीपीओ एक अच्छा खासा एग्जांपल है आउटसोर्सिंग का। अब आते हैं डेवलप्ड कंट्रीज अपोज आउटसोर्सिंग टू इंडिया बिकॉज, अब देखो अब कुछ डेवलप्ड कंट्रीज है, ओके, वो आउटसोर्सिंग को मतलब मान लो क्या बोले, अपोज कर रहे हैं, मतलब वो खिलाफ है इसके, ठीक है। क्यों? आउटसोर्सिंग लीड्स टू आउटफ्लो ऑफ फंड फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्री। अब मैंने जैसे बोला फॉरेन एक्सचेंज बढ़ रहा है, अब यहाँ पे काम कर रहे हैं तो वहां से पैसा आएगा, पैसा देंगे, फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पे बढ़ेगा, तो वहां पे क्या हो गया कि आउटसोर्सिंग लीड्स टू आउटफ्लो ऑफ फंड आउटफ्लो हो रहा है फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्री। डेवलप्ड कंट्री से कहाँ आ रहा है फंड? इंडिया में आ रहा है, which reduce the income disparities between the two countries. Outsourcing reduce the employment generation and create job insecurity in the developed countries. अब वहाँ के लोग, ये नंबर 1, ये नंबर 2, अब वहाँ के लोग, पहला तो कि आउटफ्लो ऑफ फंड, मतलब फंड जा रहा है। अब बाहर के लोग इंडिया में आउटसोर्सिंग, इंडिया में कोई एजेंसी से आउटसोर्सिंग करवा रहे हैं साइड का काम, तो पैसा देंगे ना, तो वहाँ का फंड तो इधर आ रहा है। तो लोग को लग रहा है कि यार एक तो नेगेटिव हो रहा है कि वो एक तो फंड जा रहा है हमारे यहाँ से, जैसे मान लो अमेरिका से फंड इंडिया में आ रहा है, और दूसरा अमेरिका के लोग सोच रहे हैं मान लो कि हमारे पास स्किल वर्कर में हम लोग को छोड़ के बाहर वाले से काम कराया जा रहा है, यार हम लोग को देता जॉब उससे अच्छा, ओके। तो हमारे यहाँ के लोग एम्प्लॉयड होते हैं, बाहर जाके बाहर करवा रहे हैं उन लोग के हिसाब से, ओके। तो उन लोग के दिमाग में ये इनसिक्योरिटीज पैदा हो जाती है कि क्या हम लोग इस काबिल नहीं है कि जो बाहर के लोगों से काम कराया जा रहा है हम लोग के रहते हुए, ओके। तो ये 2 कारण है। तो बस ये था आउटसोर्सिंग, आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब एक छोटा सा टॉपिक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आउटसोर्सिंग भी छोटा सा टॉपिक ही था, ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, 3-4 छोटे छोटे टॉपिक से खत्म करेंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अब देखो पूरी दुनिया में अब तो ग्लोबलाइजेशन आ गया, इधर का बिजनेस इस कंट्री में, इस कंट्री का बिजनेस उस कंट्री में, संभालता कौन है? जैसे सिक्योरिटी शेयर मार्केट को संभालता कौन है? शेयर बाजार को सेबी संभालता है, उसी तरीके से आरबीआई, सारे बैंकिंग सिस्टम को कौन संभालता है? आरबीआई। तो उसी तरीके से सारे ट्रेडिंग सिस्टम को कौन संभाल के रखा है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, बस यही सब आपसे पूछा जाएगा कि कब स्टैब्लिश हुआ, कितने कंट्रीज हैं उसमें जुड़े हुए। तो ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, प्रायर टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पहले, ओके, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पहले जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, गेट, GATT वाज एस्टैब्लिश्ड एज ए ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन 1948 विद 23 कंट्रीज। मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पहले ऐसा क्या कुछ नहीं था, क्या नहीं संभालता था? कोई संभालता था, उसका नाम था गेट। अब नाम बदल के WTO कर दिया गया, काम वही है, नाम अलग है, ओके। कब स्टैब्लिश हुआ? 1948 में। कितने कंट्रीज थे उसमें उस समय? 23 कंट्रीज। गेट वाज सेट अप टू एडमिनिस्टर ऑल मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट बाय प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल कंट्रीज इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो इंटरनेशनल मार्केट में इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाता था जब 2 या 2 से ज्यादा देश ट्रेडिंग करते हैं, ओके, उसको बोलते हैं मल्टीलेटरल ट्रेड, ओके। और 2 देश आपस में ट्रेडिंग कर रहे थे, उसको बायलेटरल। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड अंडर मराकस एग्रीमेंट, ओके। ये सब याद रखना, आप ये सब पूछ देगा 1 वर्ड में, ओके। CUET में पूछे चाहे बोर्ड में पूछे, 1 वर्ड में ये पूछ देगा, 1 नंबर के लिए ये पूछ देगा। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड अंडर मराकस एग्रीमेंट इन 1995 एज द सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन टू द गेट। तो गेट के बाद कौन आया? WTO आया। आगे बढ़ते हैं। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे, स्क्रीनशॉट लेते रहो और मुझे सुनते रहो। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन,
थोड़ा और देख लेते हैं। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंटेंड टू सुपरवाइज एंड लिबरलाइज द इंटरनेशनल ट्रेड। अब इंटरनेशनल ट्रेड करना आसान हो गया, लिबरल हो गया, फ्रीडम है, आप कहीं भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना सही हो गया। मेन क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही तो है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट कवर ट्रेड इन गुड्स एज वेल एज सर्विस, दोनों में ट्रेडिंग होता है, सर्विस का भी गुड्स का भी, टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड। मानो कंसल्टेंसी वगैरह है, ओके, टीचिंग एक सर्विस है, डॉक्टर क्या कर एक सर्विस है, आपका लॉयर एक सर्विस ही है। तो एट प्रेजेंट देयर 164 मेंबर कंट्री ऑफ डब्ल्यूटीओ, कितना है 164 मेंबर है अभी मेंबर डब्ल्यूटीओ में, एंड ऑल द मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू अबाइड बाय लॉज एंड पॉलिसीज फ्रेम अंडर डब्ल्यूटीओ रूल। तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो भी गाइडलाइन है, उसको फॉलो करते हुए ये जो 164 मेंबर है कंट्री है, ये लोग काम करते हैं, कोई रूल को तोड़ता नहीं, भंग नहीं करता है। एज एन इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ, इंडिया हैज बीन इन द फोरफ्रंट ऑफ फ्रेमिंग फेयर ग्लोबल रूल। ओके, इंडिया भी एक आगे बढ़ चढ़ के आ रहा है, ओके, ग्लोबली रेगुलेशन एंड एडवोकेटिंग द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड। तो डेवलपिंग कंट्रीज में एक हमारा इंडिया भी है जो बहुत आगे बढ़ चुका है। अब ये भी देख लेते हैं कुछ फंक्शन वगैरह डब्ल्यूटीओ के फंक्शन। क्या है डब्ल्यूटीओ के फंक्शन, सॉरी इसको ले लेते हैं। क्या है डब्ल्यूटीओ के फंक्शन? नंबर 1, टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड बोथ बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल। बायलैटरल मतलब ट्रेड मतलब बिटवीन टू कंट्रीज, trading between two countries and trading more than two countries is called multilateral. Trading between two countries is called bilateral. Through removal of tariffs as well as non-tariff, मतलब टैरिफ मतलब इंपोर्ट पे हम लोग इंपोर्ट ड्यूटी लगाते थे, इसको हटा दिया गया। नॉन टैरिफ मतलब कोटाज लगाते थे, इसको हटा दिया गया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वीडियो जाके देखो, इसलिए मैं बोलता हूँ शुरू से देखोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मैं एकदम इजी लैंग्वेज में बताता हूँ, मेरा जो एग्जांपल मैं जो देता हूँ वो भी एकदम साधारण सा एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, और लिखा हुआ भी तो साधारण तरीके से ही है। और अब मैं कौन सा बुक यूज कर रहा हूँ आप भी जान रहे हो, संदीप गर्ग, वन ऑफ द बेस्ट बुक, ओके। और थोड़ा मोड़ा एनसीईआरटी का भी यूज है, ओके। तो आप आराम से इसको एग्जाम में लिख सकते हो। टू एस्टेब्लिश द रूल बेस्ड ट्रेडिंग रेजिम इन विच नेशन कैन नॉट प्लेस आर्बिट्रेरी रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड, ओके। तो रूल है ट्रेडिंग करने का एक, ओके, कोई इस रूल को, और सब रेस्ट्रिक्शन है, ओके, कोई इसको आगे पीछे नहीं कर सकता है रूल को, अब उसके हिसाब से चलना होगा। टू एनलार्ज प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ सर्विस, तो प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ सर्विस वगैरह हो गया, प्रोडक्शन हो गया, इसको बढ़ा सकते हो आप, मतलब जो बिजनेस है वो कर सकते हैं आराम से। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है बेटा, उसको देख लेते हैं। नंबर 1, बायलैटरल ट्रेड। ट्रेड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बिटवीन टू कंट्रीज इज नोन एज बायलैटरल ट्रेड। जब दो कंट्री के बीच में एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? बायलैटरल ट्रेड। नंबर 2, मल्टीलैटरल ट्रेड। ट्रेड बिटवीन मोर देन टू कंट्रीज। अब दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में अगर ट्रेडिंग हो रहा है तो उसको बोलेंगे मल्टीलैटरल ट्रेड, एज सिंपल एज दैट। Number 3, tariff barrier. The barrier which are imposed on imports of goods and services to make them relatively costlier and to protect the domestic producer from the stiff international competition is known as tariff barrier. तो टैरिफ बैरियर कहाँ लगाया गया? इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। जब इंपोर्ट करेंगे तो ज्यादा ड्यूटी देना होगा, मतलब ज्यादा टैक्स देना होगा, ताकि हम इंपोर्ट कम करें, एक्सपोर्ट ज़्यादा करें, और इससे हमारा क्या है, जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है वो भी सेफ रहेंगे। अब इंटरनेशनल कंपटीशन, इंटरनेशनल मार्केट का जो कंपटीशन है, इंटरनेशनल मार्केट के साथ जो कंपटीशन करना है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट वगैरह बनाना होगा, तो ऐसा तो था नहीं, तो इसीलिए टैरिफ बैरियर वगैरह लगाया गया था। हम लोगों ने ये चैप्टर 2 में भी देखा था, चैप्टर 3 में भी देख रहे हैं, ओके। जैसे कि इम्पोर्ट ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी जब हम इम्पोर्ट करते हैं तो उस पर लगता है, ओके। नंबर 4, नॉन टैरिफ बैरियर मीन्स कोटाज, कि आप इतना ही गुड्स इंपोर्ट कर सकते हो। तो द बैरियर व्हिच आर इम्पोज्ड ऑन क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट, कि आप इतना क्वांटिटी ही एक बार में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हो सर्विस का, उसको बोलते हैं कोटा, ओके। एंड इंपोर्ट लाइसेंस एग्जांपल है इसके। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट आते हैं डीमोनेटाइजेशन। देखो बेटा, जब आप छोटे थे तो 2016 में 8 नवंबर को मोदी जी आते हैं और बोलते हैं कि
आज से, ओके, आज से यानी अभी से 500 और 1000 के नोट वो अब लीगल टेंडर नहीं माने जाएंगे, अब वो एक सिर्फ कागज का टुकड़ा माना जाएगा। उसे कहते हैं डिमोनेटाइजेशन। ओके, तो on 8 November 2016, the government of India made an announcement with profound implication for the Indian economy. It was decided to demonetize high value currency note of denomination of 500 and 1000 rupee note with immediate effect. Demonetization is the act of removing a currency unit of its status as legal tender. सिंपल है। 8 नवंबर को हुआ था डिमोनेटाइजेशन 2016 में। ओके, गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी जी आए और बोले कि आज रात 8 बजे से हमारा जो 500 1000 के नोट है वो अभी लीगल टेंडर नहीं माने जाएंगे, वो बस एक कागज का टुकड़ा मात्र ही रह जाएगा। ओके, आप लोग तब छोटे हो गए, फिर बैंकों में लाइन लगा, ओके, कि हमारा पैसा ले लो। अब ये सब क्यों किया गया? ताकि करप्शन को खत्म किया जा सके। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये चीज़ छोटा सा चीज़ है। ओके, देखो 500 1000 के नोट थे, ऐसे दिखते थे। मोदी गवर्नमेंट ने कहा कि आज के बाद ये 500 1000 के नोट नहीं चलेंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या था इसका? The aim of a demonetization was to curb corruption, counterfeiting the use of high denomination note for illegal activities and especially the accumulation of black money. जो ब्लैक मनी एक्यूमुलेट करके रखे हुए थे एक जगह पे घरों में, ओके, करप्शन इतना बढ़ गया था, इसीलिए 500 1000 के नोट एकदम मतलब अचानक से उसको बंद कर दिया गया, तो ताकि हमारा जो करप्शन है वो ख़त्म हो जाए। ओके, ब्लैक मनी सामने आ जाए, जिनके घर में पैसे हैं रखे हुए हैं वो सब मतलब एक चैनलाइज हो जाए ताकि बैंकों में आ जाए, क्योंकि अब घर में पैसे रख नहीं सकते, रखोगे तो बर्बाद है, तो आप बैंक में जाके उसको एक्सचेंज करवा सकते हो। वो भी एक लिमिट लगा दिया गया था कि हाँ इतना ही एक दिन में एक्सचेंज आप करा सकते हो। आगे पढ़ते हैं। ओके, देखो बेटा, एक मैं बात बताता हूँ। अभी जो आज का जो वीडियो है हमारा खासकर, ओके, उसमें हम लोग क्या देखे? आउटसोर्सिंग, ओके, WTO, फिर हम लोग देखे हैं डिमोनेटाइजेशन, ओके, इसके बाद देखेंगे GST। तो ये जो टॉपिक्स है ना, छोटे छोटे टॉपिक्स है, इसमें आपको कुछ डेट वगैरह याद रखना है, इसमें थोड़ा याद रखना होगा। आपको बना के तो लिख ही सकते हो, फंक्शन वगैरह है जो आप अपना हिसाब से बना के भी लिख सकते हो, एक बार देख लो उसको अपने सेंटेंस में बना लो। ओके, जैसे ये चीज लिखा हुआ है, ये तो आप अपने तरीके से बना भी सकते हो। आपको समझ में आ गया कि हाँ, द एम ऑफ डिमोनेटाइजेशन वाज टू कर्ब करप्शन, खत्म करना। ओके, काउंटर फाइटिंग द यूज ऑफ हाई डिनोमिनेशन नोट फॉर इलीगल एक्टिविटीज के लिए जो लगा गया था वो सब हट जाए, खत्म हो जाए। ओके, अब 500 1000 के नोट ही बंद हो गए तो कागज का टुकड़ा हो गया, तो जो भी इलीगल एक्टिविटीज उस नोट से हो रहे थे वो खत्म हो जाएंगे। स्पेशली ज्यादातर क्या, ब्लैक मनी के लिए, ब्लैक मनी बाहर आ जाए। ओके, अब बाहर नहीं आएगा तो वो वैसे भी कोई काम का नहीं आएगा, जो पैसे जिसके पास है वो पड़े पड़े सड़ जाएंगे, वो कागज का टुकड़ा है। तो ये तो आप खुद भी बना कर लिख सकते हो। तो हम लोग जो ये 4 टॉपिक कर रहे हैं आज इस वीडियो में, इसमें कुछ आप डेट याद रख लो। ओके, कब स्टैब्लिश्ड हुआ था, डिमोनेटाइजेशन कब आया था, WTO के बारे में थोड़ा देख लो। ओके, WTO के पहले कौन संभाल रहा था, तो गेट। ओके, फिर आउटसोर्सिंग क्या होता है। ओके, तो ये सब चीजें हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है ना। फीचर्स देख लो, अब ये सब बड़े बड़े तरीके से लिखा हुआ है तो ये आसान है, वो इतना मुश्किल है नहीं। देखो, नंबर 1, डिमोनेटाइजेशन इज व्यूड एज ए टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर, जैसे कि कैश होल्डिंग अराइजिंग फ्रॉम डिक्लेयर्ड इनकम वाज रेडीली डिपॉजिटेड इन द बैंक। अब जो भी कैश बचा था, जब जिसके पास अब 500 के नोट हैं और 1000 के नोट हैं, ओके, तो अब घर पे कैश है, अब घर पे कैश है, तो अब क्या करेंगे ये, अब उसको बैंक में लाएंगे, डिपॉजिट करेंगे, अब नया नोट लेंगे, ये सुनो। तो ये करना था, एक्सचेंज करना था नोट। हाउएवर द पीपल होल्डिंग ब्लैक मनी हैड टू डिक्लेयर देयर अनअकाउंटेड वेल्थ। अब उनको बताना है, आज तक इन्होंने छुपा के रखा था ये नोट की कोई गिनती ही नहीं थी कहीं पे ना। ओके, तो एंड पे टैक्स, और उनको उस पैसे पे टैक्स देना होगा पेनल्टी के साथ। ओके, नंबर 2, डिमोनेटाइजेशन इज ऑल्सो इंटरप्टेड एज
a shift on the part of government indicating that tax evasion will no longer be tolerated or accepted. अब आप जो कमाते हो वो आपको पूरा दिखाना होगा। अब गवर्नमेंट टॉलरेट नहीं करेगी, आप टैक्स की चोरी अब नहीं कर सकते, आपको दिखाना होगा कि हाँ अब जो भी कमाई करोगे आप उस हिसाब से टैक्स भरोगे। और टैक्स का सिस्टम भी सिंपल कर दिया गया, आगे पढ़ेंगे, ताकि लोग टैक्स देने से डरे नहीं, क्योंकि लोग दिखाते नहीं थे, टैक्स ज्यादा इतना ज्यादा था कि दिखाते नहीं थे, अब दिखाते हैं। ठीक है, समझ में आया कि टैक्स इवासन मतलब होता है टैक्स की चोरी ना हो। डिमोनेटाइजेशन ऑल्सो लीड टू चैनलाइजिंग सेविंग इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम though much of the cash deposited in the banking system is bound to be withdrawn, but some of the new deposit scheme offered by the bank will continue to provide base loan and low interest rate. देखो अब एक चैनल बन गया कि अब आप सेविंग करोगे, अब बैंक के थ्रू ही सेविंग होगा, आप अब बैंक के थ्रू ही सेविंग कर सकते हो। ओके, अब डायरेक्ट आप घर पे रखोगे वैसे ही बर्बाद था वो नोट। ओके, तो अब आप बैंक में जाके उसको एक्सचेंज करके आप बैंक में ही रखोगे, तो बैंक के थ्रू सेविंग होगा। विड्रॉ किसी को पेमेंट करना है तो बैंक के थ्रू ही करना है। ओके, तो बट सम ऑफ द न्यू डिपॉजिट स्कीम ऑफर्ड बाय द बैंक विल कंटिन्यू टू प्रोवाइड, जैसे कि लोन वगैरह हो गया, इंटरेस्ट रेट वगैरह हुआ, ये तो पहले से ही जैसा चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। डिमोनेटाइजेशन ऑल्सो एम टू क्रिएट कैशलेस। अब क्या है, आप हम आजकल हम लोग क्या है, 1 रुपया का भी अगर कुछ टॉफी भी लेते हैं तो उसको हम आजकल फोन पे या गूगल पे से कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से, तो पूरा कैशलेस हो गया। ओके, और कैशलाइट इकोनॉमी चैनलाइजिंग मोर सेविंग थ्रू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ सेविंग, मतलब क्या है, जो भी सेविंग हो रहा है वो बैंक के थ्रू ही हो रहा है, क्योंकि इस तरीके का सिस्टम ही बन चुका है अब। ओके, तो ये कुछ डिमोनेटाइजेशन के आपका फीचर्स थे। आगे बढ़ते हैं, इम्पैक्ट क्या क्या आया। ओके, मैं ये डायरेक्ट ही ले लिया हूं। देखो, मनी इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन इन कैश ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन में कमी हो गई, अब कैश ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। बैंक डिपॉजिट इंक्रीज हो गया, ये सब अब जा रहे हैं बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, घर पे पैसे नहीं रख रहे हैं, फाइनेंशियल सेविंग हो रहा है अब। ओके, प्राइवेट वेल्थ डिक्लाइन सिंस सम हाई डिमोनेटाइज्ड नोट वेर नॉट रिटर्न एंड रियल इस्टेट प्राइस फॉल, रियल इस्टेट के प्राइस गिरने लगे क्योंकि कुछ पैसे रिटर्न नहीं हो पाया। ओके, पब्लिक सेक्टर वेल्थ, पब्लिक सेक्टर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि गवर्नमेंट ने ही किया ही था। ओके, तो पब्लिक सेक्टर मीन्स गवर्नमेंट सेक्टर पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा। डिजिटाइजेशन, डिजिटलाइजेशन भी आप बोल सकते हो इसको, तो डिजिटल ट्रांजेक्शन अमॉन्ग्स्ट न्यू यूजर एंड यूज ऑफ रुपे कार्ड, आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम। ओके, इंक्रीज डिमोनेटाइजेशन हैज इंक्रीज द पॉपुलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट। देख ही रहे हो आप आजकल फ़ोन पे, गूगल पे, आजकल तो हाथ पे ही पैसा है, सबके फ़ोन में ही पैसा है। रियल इस्टेट का प्राइस कम हो गया जो हम लोगों ने यहाँ देखा। और टैक्स कलेक्शन, राइज इन इनकम टैक्स कलेक्शन, अब इनकम टैक्स कलेक्शन ज़्यादा हो रहा है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू अब इंक्रीज होगा थ्रू टैक्स कलेक्शन। ओके, क्योंकि अब कोई छिपा नहीं सकता है जितना पहले छिपा रहे थे। चलिए अब आते हैं जीएसटी पे, इसको भी आसान भाषा में समझते हैं। हम लोगों ने जो भी समझा एकदम आसान भाषा में समझा, इसको भी खत्म करते हैं इस चैप्टर को। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये क्या है, चलिए ये क्या है इसको भी देख ही लिया जाए, ये क्यों बचा रहेगा। जीएसटी और गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज ए कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स which has replaced many indirect taxes in India। जीएसटी ने लगभग 16 इनडायरेक्ट टैक्स को खत्म करके एक टैक्स आया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। द गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑन 29 मार्च 2017। अब ये सब आपको याद रखना है कि पार्लियामेंट में पास कब हुआ था, तो 29 मार्च 2017। और एक्ट कब आया, लागू कब हुआ, इफेक्ट में कब आया, 1 जुलाई 2017। ये सब चीज आपको याद रखने की जरूरत है, ये सब चीज आपको याद रखने की जरूरत है। कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखो ये भी एक इम्पोर्टेंट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड जीएसटी फॉलोइंग द क्रेडो ऑफ वन नेशन वन टैक्स। गवर्नमेंट का एक नारा था कि एक देश एक टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, दैट इज जीएसटी। जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। कितने थे, जीएसटी हैज रिप्लेस 17 इनडायरेक्ट टैक्स। कितने,
17 इनडायरेक्ट टैक्स को हटा के वैल्यू एडेड टैक्स था, पहले सर्विस टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स और भी बहुत सारे थे। तो ये सबको हटा के आपको बस नाम याद रखना, आपको बस नंबर याद रखना है कि हाँ 17 इनडायरेक्ट टैक्स को हटा के एक टैक्स आया जिसको बोलते हैं जीएसटी। ओके, और 23 सेसेस आया। जब आप टैक्स इनकम टैक्स पढ़ोगे तो आपको डिटेल में अच्छे समझ में आएगा। अब बस अभी इतना याद रखो कि 17 इनडायरेक्ट टैक्स एंड 23 सेसेस को हटा के आया जीएसटी। ओके, जीएसटी के बहुत सारे स्लैब हैं। ओके, जो अभी थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, काम आएगा आपका। ओके, इतना तो जरूर आपका एग्जाम में पूछ लेगा, चाहे वो सीयूईटी में पूछे या फिर बोर्ड में पूछे कि कितने स्लैब है। 1 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, 5 है। और पांचों में ओके क्या क्या आता है। 0% टैक्स किसमें, मिल्क, फ्रेश वेजिटेबल, फ्रूट, बुक्स, न्यूज़पेपर, हेल्थ केयर, एजुकेशन सर्विस, नो टैक्स। ओके, 5% कॉमन कंजम्पशन पैकेज, फूड आइटम, टी, कॉफी, शुगर, ओके, स्पाइसेस, ट्रांसपोर्ट सर्विस। ओके, तो ये सब आपका 5% लगता है। 12% में कौन सा है, प्रोसेस फूड्स, मोबाइल फ़ोन, होटल, बिजनेस क्लास, एयर टिकट वगैरह में आपका क्या लगता है, 12% लगता है। ये मॉडरेट जनरल गुड्स है, मॉडरेट टैक्स लगता है। 18% में क्या लगता है, कॉस्मेटिक, परफ्यूम, टॉयलेटरीज, सोप वगैरह, ओके, टूथपेस्ट वगैरह, ये सब में आपका 18%। और 28% लग्जरीज गुड्स। ओके, लग्जरी गुड्स जैसे लग्जरी कार हो गए, मोटरसाइकिल हो गया, ये सब आपका 28% लगता है टैक्स। तो ये एक बार देख लेना, आप समझ में आ जाएगा। कितना है, 0, 5, 12, 18, 28। टाइप्स ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी। जीएसटी के अंदर कितने टाइप के टैक्स हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टैक्स। पहला क्या है, सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स तो है ही, ये बस सेंट्रल लगा देना है। तो जब इंट्रा स्टेट होता है, ओके, विद इन द सेम स्टेट, सेम स्टेट मतलब यूपी में, मतलब यूपी के लोग यूपी में ही बिजनेस कर रहे हैं, यूपी में ही प्रोडक्शन होके यूपी में ही सेल हो रहा है। ओके, यहीं पे प्रोडक्शन हो रहा है और सेल कहाँ हो रहा है, सेल कहाँ हो रहा है, यूपी में ही। तो उसको बोलते हैं, उसमें लगता है सीजीएसटी। ओके, टैक्स कलेक्टेड गोज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट में जाता है। ओके, उसके बाद एक है एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, लेविड ऑन इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, सेल विद इन द सेम स्टेट, सेम यूपी से प्रोड्यूस होके कहाँ बेचा जा रहा है, यूपी में ही सेल हो रहा है। ओके, टैक्स कलेक्टेड गोज टू स्टेट गवर्नमेंट। अब ये स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, इसका टैक्स कहाँ पे कलेक्ट होता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास जा रहा है। एक है लास्ट आपका नंबर 3, आईजीएसटी। आईजीएसटी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसमें भी यही दोनों है। एक है जैसे मान लो यूपी में प्रोडक्शन हुआ, ओके, और सेल कहाँ हो रहा है, सेल हो रहा है मान लो एमपी में। ओके, तो अलग अलग स्टेट हो गए। यूपी में प्रोडक्शन हुआ, सेल हुआ एमपी में, तो इसमें एक तो आएगा सीजीएसटी जो आपका सेंट्रल के पास जाएगा, और एक आएगा एसजीएसटी जहां ये सेल हुआ है उस स्टेट के पास जाएगा। ओके, जहां सेल हुआ है, ओके, उस गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट आईजीएसटी एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर टू द डेस्टिनेशन स्टेट। ओके, तो जिस स्टेट में सेल हुआ है उस स्टेट में चला जाएगा। कोई सिंपल, एकदम सिंपल है, इसमें तो कुछ है नहीं, और लिखा भी सिंपल तरीके से आप आराम से लिख सकते हो इसको। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट जीएसटी, ये भी देख लेते हैं। नंबर 1, सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर, वन नेशन वन टैक्स। हम लोगों ने अभी पढ़ा, एक ही टैक्स है, एक ही इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि है जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स। सबको हटा के वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स, ये सब हटा के एक टैक्स आ गया जीएसटी। कोई दिक्कत नहीं। इफेक्ट ऑन प्राइस, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी हैज मेड लग्जरी गुड्स कॉस्टलियर। लग्जरी गुड्स जो थे, ओके, जैसे मान लो व्हीकल्स वगैरह, वो कॉस्टलियर होते चले गए, और जो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए हम जो यूज करते हैं वो सस्ते हो गए। अच्छी बात है। ओके, उसके बाद आता है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ये भी अभी हम लोगों ने पढ़ा है। जैसे मान लो यूपी में गुड्स प्रोड्यूस हुआ, ओके, तो एक तो यूपी में प्रोड्यूस हुआ और एक सेल हो रहा है एमपी में। ओके, तो एक तो लगेगा सीजीएसटी जो सेंट्रल के पास चला जाएगा एक हिस्सा, और एसजीएसटी लगेगा जो जहां सेल हो रहा है, ओके, उस स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाएगा हिस्सा, टैक्स का हिस्सा। ओके, जहां कंजम्पशन हो रहा है, एमपी में हो रहा है, बना यूपी में, सेल हुआ एमपी में, तो एक हिस्सा, एक तो सीजीएसटी
जो आपका सेंट्रल के पास, और SGST एमपी गवर्नमेंट के पास। तो टैक्स इज कलेक्टेड बाय द स्टेट वेयर गुड्स एंड सर्विस आर कंज्यूम, नॉट वेयर दे आर प्रोड्यूस। तो जहाँ कंज्यूम हो रहा है एमपी में, तो एमपी गवर्नमेंट के पास। ओके, आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, इनवॉइस मैचिंग। अब ये क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ परचेज गुड्स एंड सर्विस विल बी अवेलेबल ओनली व्हेन इनवर्ड सप्लाई डिटेल फिल्ड इन बाय बायर मैच द आउटवर्ड सप्लाई डिटेल फिल्ड इन बाय सप्लायर। नहीं समझ में आया? अभी समझा देता हूँ। देखो होता क्या है, जैसे मान लो आपका एक बिजनेस है, जैसे टेक्सटाइल का बिजनेस है। ओके, आप प्रोड्यूसर हो। तो आप जब प्रोड्यूसर हो, ओके, तो आपका मान लो एक गुड्स पे टैक्स बनता है, मान लो 500 रुपया। ओके, ऐसे ही बता रहा हूँ एग्जाम्पल, 500 रुपया। जब आप टेक्सटाइल का बिजनेस कर रहे हो तो आपने रॉ मटेरियल भी मंगवाई होगी। ओके, अब रॉ मटेरियल जब खरीदे होंगे आप, तो आपका टैक्स लगा होगा मान लो 200 रुपया। ओके, और आपका जब आप प्रोड्यूसर हो, जब आप बना रहे हो, ओके, तो उस पर लग रहा है आपका टैक्स 500 रुपया। तो 200 रुपया तो पहले ही दे दिया आपने। ओके, तो आप क्या करोगे? 500 में से 200 पहले ही माइनस कर दोगे और आपको देना होगा 300 रुपया। ओके, तो इसी को बोला जाता है इनवॉइस मैचिंग, क्योंकि इसके पास आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्योंकि आपका इनपुट बन रहा है। यस और नो? तो जैसे इसके पास है आपका इनवॉइस, जो कि है आपका आउटवर्ड इनवॉइस। ओके, और आपका इनवर्ड, ये बेच रहा है तो इसका आउट हो रहा है, आप खरीद रहे हो इससे, तो इनवर्ड। तो ये मैच जब कर जाएगा, ओके, कि हाँ आप पहले ही आप 200 रुपया टैक्स दे चुके हो, इसका डिटेल और इसका डिटेल इनवॉइस मैच कर जाएगा, तो वही उसी को बोला जाता है इनवॉइस मैचिंग। ओके, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ परचेज गुड्स एंड सर्विस विल बी अवेलेबल ओनली व्हेन इनवर्ड सप्लाई डिटेल फिल्ड बाय द बायर मैच द आउटवर्ड सप्लाई। ये आउटवर्ड हो गया ना, ये दे रहा है, ये बेच रहा है, तो इसके लिए आउटवर्ड हो गया, आपके लिए इनवर्ड हो गया, तो दोनों मैच कर गया, तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। एंटी प्रॉफिटेरिंग मेजर। एंटी प्रॉफिटेरिंग मेजर क्या है? द एंटी प्रॉफिटेरिंग मेजर इन जीएसटी इज ए रूल, एक रूल है टू एंश्योर दैट बिजनेस पासेस ऑन बेनिफिट ऑफ रिड्यूस्ड टैक्स रेट और इंक्रीज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट टू कंज्यूमर बाय लोअरिंग द प्राइस। अगर मान लो कोई चीज़ का टैक्स था मान लो 12%, अब वो हो गया है 8%। ओके, तो इसका फायदा आप किसको दोगे? कस्टमर को दोगे। आप प्राइस लो करके कस्टमर को दोगे। ओके, तो आप क्या करोगे? उस चीज़ का प्राइस लो कर दोगे और बेनिफिट किसको दोगे? कस्टमर को। तो इसी को बोला जाता है एंटी प्रॉफिटेरिंग मेजर। 6 नंबर आता है रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। बिजनेसेस अंडर विच टर्नओवर अबव 40 लाख फॉर गुड्स एंड 20 लाख फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट। ओके, 40 लाख, अगर 40 लाख क्रॉस कर रहा है गुड्स पे, अगर आपका गुड्स का बिजनेस है, ओके, सर्विस नहीं सिर्फ गुड्स, और 40 लाख टर्नओवर हो रहा है, तो आपको जीएसटी का नंबर लेना होगा। ओके, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और अगर कोई ऐसी एरिया है, हिली एरिया वगैरह, तो उसमें 20 लाख, उसका आधा हो गया। और सर्विस में 20 लाख, इसका 40 का 20 हो जाएगा, और इसमें 20 का 10 हो जाएगा। ओके, तो रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। समझ में आया ना? कम से कम अगर 40 लाख है, सॉरी, अगर 40 लाख है, ओके, 40 लाख है तो गुड्स पे, ओके, और कोई मान लो हिली एरिया वगैरह है तो उसमें 20 लाख, ओके, गुड्स पे, और इसी का आधा कर दो, आपका 20 लाख हो जाएगा गुड्स पे, सर्विस पे। ओके, और 10 लाख रुपया जब आपका सर्विस कोई हिली एरिया वगैरह में रहेगा तब। आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट ऑफ जीएसटी। जीएसटी हैज सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर। अब सिंपल हो गया है टैक्स स्ट्रक्चर। ओके, इट हेल्प्स प्रोड्यूसर टू गेट इनपुट टैक्स क्रेडिट। जैसे हम लोगों ने देखा कि पहले ही अगर आपने टैक्स पे कर दिया है, ओके, फिर दोबारा उसको जोड़ के थोड़ी पे करोगे, उसको डिडक्ट करके पे करोगे, तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। टू एंश्योर हायर डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी आ गया है। इट इज ए यूनिफॉर्म टैक्स अक्रॉस ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री। इट हैज hence it has enhanced the size of market. Okay, एक ही टैक्स है, वन नेशन वन टैक्स। इट हैज रेज्ड गवर्नमेंट रेवेन्यू बाय इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी इन द बिजनेस। तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू का जो सोर्स है सबसे बड़ा टैक्स, वो अब ट्रांसपेरेंसी होने के कारण अच्छा खासा रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिल रहा है। मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। की फीचर्स ऑफ जीएसटी, लास्ट है ये एप्लीकेबिलिटी, टेरिटोरियल
स्प्रेड ऑफ जीएसटी इन द होल कंट्री, पूरे हमारे जो इंडिया के टेरिटरी में जीएसटी सेम है। ओके, एक ही टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि है जीएसटी। एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, सही बात है, तो पता ही है। कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, जहाँ कंजम्पशन हो रहा है वहाँ का स्टेट, अभी जैसे हम लोगों ने देखा कंजम्पशन हो रहा है एमपी में, तो एमपी का गवर्नमेंट को मिल जाएगा एक हिस्सा और एक हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट को। जीएसटी ऑन import of goods and service is treated as inter-state supply and would be subject to IGST, okay, in addition to custom duty। तो import में क्या ट्रीट किया जाएगा, IGST ट्रीट किया जाएगा। GST रेट, दे आर 4 स्लैब, ओके, 5, 12, 18, 20 और एक जीरो भी आप मान लो। ओके, तो 0% में तो जो आता है हम लोगों ने देखा ही था, तो आप 5 कर देना। अगर 4 लिखना तो इसमें 0 इंक्लूड मत करना, और अगर 5 लिखना है तो आप 0 इंक्लूड करके लिखना। और पेमेंट, देयर आर वेरियस मोड ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स लाइक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, NEFT, RTGS, तो आजकल तो सब नेट बैंकिंग से हो जाता है। ओके, आराम से आप पे कर सकते हो अपना GST। तो बस यही था, छोटा छोटा टॉपिक्स था जो हम लोगों ने सिंपल तरीके से देखा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, उतना कुछ था नहीं। ओके, थोड़ा बस ये वाला जो हम लोगों ने समझा, कुछ आपको नया लगा होगा, इनवॉइस मैचिंग, ओके, एंटी प्रॉफिटरी मेजर, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, जो मैंने इजी वे में आपको बता दिया है। ओके, तो बस हम लोगों ने चैप्टर ख़त्म किया इसी के साथ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ओके, 4 टॉपिक्स ख़त्म किए हम लोगों ने, आउटसोर्सिंग, WTO, डिमोनेटाइजेशन एंड GST। सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है और सिंपल एग्जाम्पल के साथ मैंने एक्सप्लेन भी किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और बस तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।